आखिर को इस्लाम आबाद में पीटीआई का शो ऑफ पार होगा या नहीं। पीटीआई की तरफ से इस्लाम आबाद पर यलगार करने के हवाले से मिक्स सिग्नल्स मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ लीडर्स पसे पर्दा मुज़ाकरात का एतराफ कर रहे हैं तो कुछ साफ इनकार। इमरान खान की हमशीरा एहतजाज को 10 दिन मुअख्खर करने के इशारे दे रही हैं। दूसरी तरफ आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सवाल ये है कि बानी पीटीआई ने इसी दिन का इंतखाब क्यों किया है? क्या दारुल हुकूमत पर धावा बोलने से अडयाला के दरवाजे खुलेंगे? दूसरी तरफ मुल्क में दहशत गर्दी की फरीद एक बार फिर सर उठा रही है। आज कुरम एजेंसी में 39 बेगुनाह शहरियों की शहादत ने फजा को फिर सोगवार कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि दहशत गर्दी का एपी सेंटर केपी है और सूबे के मुंतजिम आला अवाम को सिक्योरिटी देने की बजाय इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई की मशक क्यों करते हैं? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं जो अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। इन इशू से जुड़ी खबरों पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब, मुल्क में जब हम देख रहे हैं एक बार फिर सियासी लोहा गर्म है तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी वजह से मुल्क की फ़ज़ा फिर से खून आलूद हो चुकी है। 2 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसके बाद अब मुल्क की क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सर जोड़ के बैठेंगे और दहशतगर्दी के असबाब और इसके सद्देबाब पर गौर किया जाएगा। ये मामला अपनी जगह पर बहुत अहम है। आज के शो में हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन की दूरी पर है 24 नवंबर, जिसके लिए एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है और इसे फ़ाइनल कॉल कहा जा रहा है। फाइनल कॉल से पहले हमने मामलात बहुत बदलते देखे और सांप सीढ़ी का खेल देखा। एक हफ्ते पहले गार्डियन में एक मजमून छपता है जिसमें कहा जाता है कि फौज बिल्कुल बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, मुज़ाकरात में या किसी डील में इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि बातचीत हो और इमरान खान साहब ने वही किया और कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। मीनवाइल 2 बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर साहब गए और बाकायदा उनकी वहाँ मुलाकातें हुई, उसमें कुछ मैसेजिंग हुई और कहा जा रहा था कि 1 on 1 एक फ़र्द इस तरफ से एक फ़र्द उस तरफ से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज अचानक स्क्रीन पर आते हैं और वो किन ख्यालात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनका क्या कहना था वो भी सुने। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताएं कि मोहसिन नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की एक दरखास्त आई हुई थी, उस पर फैसला सुनाते हुए इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म दे दिया है। यह अदालत की तरफ से आया फैसला। लेकिन चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि यकायक मुज़ाकरात शुरू कैसे हुए, फिर सबोताज कैसे हुए। इमरान खान साहब ने भी कुछ इसकी तरफ हिंट दिए हैं और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि पैगाम दिया गया 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी करने का। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उसके ऊपर FIR काट चुके थे। इसे 24 तारीख को सारे पाकिस्तानियों को इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपने हक के लिए आप खड़े होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं सेठी साहब, और इस पर आपका टेक बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में बाकायदा तैयारियां की जा रही थी एहतजाज के लिए नहीं, इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए कि वो रिहा होने जा रहे हैं। और एक केस में उनकी ज़मानत भी हुई, जिसके बाद एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। और अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी का एक पैगाम आया है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि उनकी तो कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई, बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, उनको पैगाम इमरान खान साहब का पहुंचाता कौन है? और इस पैगाम में वो ये फरमा रही हैं कि 24 नवंबर की कॉल तब तक कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक खान साहब अपनी ज़ुबान से लाहे अमल ना दें। तो मामला किस तरफ जा रहा है सेठी साहब? लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं। देखिए,
پی ٹی آئی کچھ عرصے سے کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا یا رہا ہو جائیں گے. اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا, بیکاز ہم لوگوں کی انفارمیشن یہی تھی کہ کسی صورت میں خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا. اب وہ بہت سی وجوہات ہیں, اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو رہا کرنے کا, دوسری طرف پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ یہاں تک کہ جی اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رہا کرے گا, یہاں تک وہ چلے گئے, کھوسا صاحب فار ایگزامپل اینڈ ادرس. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سیکنڈ لیول آفٹر عمران, گڈا پور صاحب ہیں اور لوگ ہیں جن کی رہائی ہوئی ہے ابھی, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کانٹیکٹ تھا, اور ان کو یہی کہا تھا, یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خان کو سمجھائیں, آپ باہر جائیں اور خان کو سمجھائیں. مگر ہوا یہ ہے کہ خان نہیں بات مان رہا. خان نے, علیمہ خان نے خان کا پہلے بھی بیان دیا ہے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. مجھے یاد ہے ان کے لفظ یہ ہیں کہ احتجاج کرنا ہے اور سڑکوں کے اوپر ہم نے یہ فیصلے کروانے ہیں, اور اس کی وجہ سے خان کو باہر نکلوانا ہے, سڑکوں کی وجہ. تو اب تو میرا خیال ہے وہ تو چیز چل رہی ہے, مگر درمیان میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہو کہ یار ابھی ٹھہر جاؤ, بات چیت کرتے ہیں, مگر اگلے 8-10 دن کے لیے ذرا ٹیمپریچر کو لوور کرو, بہت آگے چلا گیا ہے. مگر خان کا یہی موقف ہے کہ نہیں, اب 24 جو ہے ہم نے اناؤنس کر دی ہے, پیچھے ہٹنا مشکل ہے. اس کے باوجود کہ سب لوگوں نے جا کے خان کو یہ کہا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا 24 کو نکلنا, ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے لوگوں کو, لوگ تھک گئے ہیں, اور ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے. پھر اس کے بعد آپ نے سنا کہ جی 5-10 ہزار لوگ لے کے آئیں, بشرا بی بی نے کہا, پھر کہا کہ 5,000 لے کے آئیں اور ہم مانیٹر کریں گے. تو اس قسم کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور التجا بھی کی جا رہی ہے. اور اب آخری سٹیج یہ آ گئی ہے کہ اب بشرا بی بی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بشرا بی بی نے ایک پیغام دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آل پلیٹ فارمز کے اوپر, پی ٹی آئی پلیٹ فارمز کے اوپر, جس کے اندر انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جی سب کا فرض ہے باہر نکلنا, خان کو نکالنا باہر. مطلب یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر ہی فیصلے ہوں گے, عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوں گے, سڑکوں کے اوپر ہوں گے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی ججز بھی باہر نکلے, وکیل اور ججز دونوں, اور لائرز تو ٹھیک ہے, اور ججز بھی باہر نکلے, اور ججز بھی باہر نکل کے پروٹیسٹ کریں. تو دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ خان کا پیغام ہے, اور بچے نکلے, اسٹوڈنٹس نکلے, سب کا انہوں نے کہا. تو obviously they're taking it very seriously کہ یہ بڑا ضروری ہے نکلنا. مگر اس کے علاوہ بھی انہوں نے 1-2 باتیں کہی ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی, کہ اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی. ایک بات یہ کہی کہ الجہاد کے بارے میں, کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کہہ رہے کہ جہاد کریں, یہ تو لوگ خود ہی جہاد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پرانے زمانے میں جو ہم سمجھتے تھے جہاد از اباؤٹ فائٹنگ فار جسٹس اینڈ پروٹیسٹ اینڈ ایجوکیشن اینڈ تعلیم, وہ جہاد نہیں, یہ جہاد ہے لڑائی کی جہاد. اور تو یہ اس سے وہ اپنے آپ کو دور بھی کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے نعرے لگ رہے, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے. تو مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلیں اور پروٹیسٹ کریں, جس کی وجہ سے یہ بات آگے آئی کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ تو پھر وائلنٹ ہی پروٹیسٹ ہے. یہ ڈی چوک پہ پہنچنا ہے وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ جہاں ہیں وہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے تقریریں کریں, گھر چلے جائیں, دیٹس پروٹیسٹ. مگر اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے اور آنا ہے اور لڑائی جھگڑے کرنے ہیں پولیس کے ساتھ, تو دیٹ از وائلنس. تو اب ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ. ایک اور بات انہوں نے کر دی which was even more shocking. میں اس لیے اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, اس کا ڈائریکٹ, کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا ہے سعودی عربیہ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم تو یہاں کا نظام ختم کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ خان صاحب جو ہیں پھر سے بحال کرنا چاہ رہے ہیں. دس از اے شاکنگ اسٹیٹمنٹ, اینڈ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس قسم کی بات کرنا. یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو. آگے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی اور سعودی پرنس کی جو آپس کے تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, خان صاحب فضول قسم کی باتیں ان کے بارے میں ذاتی کرتے رہے اینڈ سو آن. اور اس وقت سعودی عربیہ جو اس ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ اور پروٹیکٹر ہے, آپ کو امپلائمنٹ بھی دیتا ہے, آپ کے سینکڑوں لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو, ملینز کو,
ऊपर से रेमिटेंसेस भी आते हैं और फिर आपको फैसिलिटीज भी देता है, डिफरमेंट ऑयल की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बैंक में पैसे भी रखता है। एक तरफ तो आप की फौज और आपके जो आपकी क़यादत जो है वो जाके वहां से भीख मांग रही है कि आपको डिफॉल्ट ना हो, और जो कि वो हेल्प कर रहे हैं आपकी। दूसरी तरफ ये इस किस्म के इल्जाम पहले भी खान साहब की तरफ से हुए, अब मुशर्रफ भी ने ये बात कर दी। मैं हैरान हूँ कि दिस इज अ रिडिकुलस थिंग टू से इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी एक काउंटर प्रोडक्टिव तरीके के साथ। ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसीलिए किया कि यहाँ मजहबी सेंटिमेंट जो है वो बढ़े। शी डजंट केयर कि आपके तल्लकात विद इस्लामिक कंट्री, वहाँ उनके आपके तल्लकात क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। एनीवे, तो ये क्वाइट डेस्परेट कि ये किसी तरीके के साथ, और मैं ये समझता हूँ आयशा कि ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द बिल्डअप। आपने देखा कि पीटीआई ने, जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग की है कि बाकी मुल्कों के अंदर किस तरीके से एहतजाज होना है, कहाँ कहाँ होना है, पूरी लिस्टें छप चुकी है कि वहां जाके करना है, यहाँ करना है। आई थिंक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव, एंड आई थिंक वहाँ मैं समझता हूँ कामयाब भी होगा, बिकॉज वहाँ लोग आएंगे जो उन्होंने उनको कहा जा रहा है, वहाँ आएंगे 2-2 हजार, 5-5, 100,000 लोग निकलेंगे, और आप देखिएगा कि 150 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एहतजाज हो रहा है, एंड पीटीआई की जो मीडिया सेल है विल प्रोपोगेट दिस। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में क्या होगा, बिकॉज वहां जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान में क्या होगा। एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, दे आर नॉट फुली ऑन बोर्ड। उनका दिल नहीं है ये करने को, या कॉम्प्रोमाइज है, या डरते हैं, या दे मे बी अदर रीजंस, वो समझते हैं शायद आवाम निकलेगी नहीं। तो अब वी हैव टू वेट एंड सी कि 24 को क्या होता है। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कूद पड़ा है इस सारी चीज के अंदर। वो कह रहा है कि जी आप लोग मिले, बैरिस्टर साहब मिले मोहसिन नकवी साहब को, और फैसला करें कि इनको जगह दे दी जाए कहीं, कि आप डी चौक तो नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद के अंदर ना आए, इधर उधर चले जाएं, वहां जाके आप कोई जलसा जुलूस कर लें। तो वो भी चीज चल रही है साथ साथ। उधर से गवर्नमेंट का ये मौका है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आए, बिकॉज दे हैव दिस बिग डेलीगेशन फ्रॉम बेलारूस कमिंग, और वो समझते हैं कि दे डोंट वांट टू, मगर दे डोंट वांट टू डिसरप्ट दैट। उनके लिए अलग सिक्योरिटी का इशू है, और अगर ये धरने भी होने हैं उस दौरान और लोगों ने आके बैठना है तो मसला बन जाएगा ना। आई मीन इट्स फॉर द गवर्नमेंट। वो जैसे कहते हैं कि एफसी को हम वहां लगाएं, या इनके ऊपर लगाएं, या उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाएं, और या टेररिज्म को हम उधर से, टेररिज्म का जो इशू चल रहा है, एफसी को किधर भेजें हम। तो मतलब है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, और खान साहब इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस डिफिकल्टी ऑफ द गवर्नमेंट। उनका यही ख्याल है कि जब तक सड़कों के ऊपर कोई डेड बॉडीज नहीं होंगी, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ही इज डिटरमिन्ड कि, और देखिए ना डिमांड्स किस किस्म के हैं, इम्पॉसिबल डिमांड्स है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैक्सिमम डिमांड होना चाहिए नेगोशिएशन के लिए, ताकि थोड़ी सी मिनिमम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। पर खान साहब के मैक्सिमम डिमांड्स भी तो मैक्सिमम के मैक्सिमम है। वो कहते हैं जी कि बेसिकली व्हाट ही सेइंग इन सबको निकालें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, जिसके अंदर मेरा ख्याल है ये भी होगा कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो फिर आर्मी चीफ भी घर जाए, शहबाज शरीफ भी घर जाए, 26 अमेंडमेंट भी घर जाए, जो जजेस जो हैं जिनको ऊपर नीचे किया गया वो सब रिवर्स हो। तो मतलब है कि इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, और इससे पीछे हटना खान साहब के लिए मुश्किल है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इट्स बिल्ड अप टू ट्रम्प, build up the momentum to Trump. इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरवेंशन वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डाले पाकिस्तान की हुकूमत पे। तो बरतानिया से भी एक आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद का बड़ा चर्चा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी दबाव आ रहा है। ये बिल्डअप क्या वहाँ से भी है खान साहब की रिहाई के लिए? नहीं, देखिए ये जो लोग आए हुए इस वक्त, इन्होंने तो पहले आना था, ये पुरानी ट्रिप प्लान हुई हुई थी। इसका जिक्र उनका जो खत आया था, जो कि उन्होंने लिखा है मिनिस्टर साहब ने पीटीआई को जवाब में कि जी वो हमारी एक डेलीगेशन जा तो रही है, तो मगर मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जिस किस्म की इंटरवेंशन ये समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल उस किस्म की इंटरवेंशन होगी। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल हैंड इन ग्लव है विद द एस्टैब्लिशमेंट, एंड
हाँ, मैं समझता हूँ कि दे आर इन नो मूड टू डिस्टर्ब दिस अरेंजमेंट, जो हाइब्रिड अरेंजमेंट चल रहा है इस वक्त। बुशरा बीबी के वीडियो मैसेज में एक और ख़ास बात जो है उसकी तरफ मैं जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें आप इस्लामाबाद के कमिश्नर को भी शामिल करें, वज़ीर दाखिला बेशक उसकी सरबराही कर लें या कोई और ज़िम्मेदार शख्स, और वो कमेटी फिर राब्ता करे पीटीआई के साथ, और उन्हें बताया कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी आमद कितनी हसास मामला है, हमारे एक आलमी शख्सियत हमारे मुल्क के दौरे पर आ रही है। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना वो फेस सेविंग दे दी है या एक रास्ता दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 24 नवंबर की तारीख मुलतवी करने का? मुलतवी तो शायद वो ना करें, ये शायद वो इशारा कर रहे हैं कि बैठ के कुछ तय कर लें कि अगर 24 को ही करना है तो कहाँ करना है, इस्लामाबाद के अंदर तो आ नहीं सकते, कोई और कर लें। और नहीं तो ये भी कर ले कि वो कह रहे हैं ना कि 10 दिन की मोहलत, ये बहन बुशरा बीबी ने शायद ये बात अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि खान साहब को ये अलीमा ऑफर खान की ने गई है कहा, जी। हाँ कि 10 दिन के बाद कर ले। मगर किसी सूरत में आज या कल या परसों बेलारूस का आए या ना आए, कोई और आए या ना आए, डी चौक में अब हुकूमत पाकिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाने देगी इनको अंडर एनी सर्कमस्टांस। ओके, मोहसिन नकवी साहब, हाँ मोहसिन नकवी साहब ने भी बिल्कुल ऐसे ख्यालात का इजहार किया है। हाँ ठीक, नहीं, because then you see what happens is the government comes to a standstill. तो वो तो नहीं करने देंगे ना, it's too much investment of time and effort in the economy, किसको चलाया जाए। और अगर ये आके डी चौक पे बैठ जाते हैं तो फिर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है हाफ द टाइम तो है वो तो खान साहब के साथ डील कर रही है, तो फिर तो फुली डील करनी पड़ जाएगी और वहाँ कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन व्हेन यू आर देयर। अगर 5000 बंदा भी वहाँ डी चौक बैठ जाए एनीथिंग कैन हैपन। आपने देखा नहीं था पहले आग भी लगा दी थी वो सारी बुशेस वगैरह को उस जमाने में जब ये पहुंचे थे वहाँ। जी जी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस जी। लेकिन सेठी साहब आप ये इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो तब तक कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक खान साहब अपनी जुबान से लाहे अमल ना दें। यानी बुशरा बीबी भी इस बात पर कायम है कि खान साहब की रिहाई जरूरी है। तो यार ये हो सकता है कि खान साहब कह ही दे कुछ मुझे क्या पता। खान साहब अगर बुशरा बीबी ने ये बात कही है उसके दो माने हो सकते हैं ना। एक तो ये कि बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, खान ये कह रहा है, खान वो कह रहा है, कंफ्यूजन फैलाई हुई है लोगों ने। तो एक तो ये हो सकता है कि देखिए आप ये सारी कंफ्यूजन है, किसी की बात ना सुने, जब तक खान खुद नहीं कहता तो किसी की बात ना सुने। एक तो ये। दूसरा ये कि हो सकता है कि खान कुछ कह दे, कुछ कह दे कि या आखिरी वक्त पे जी कुछ थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ी है और खान कह रहा है कि अच्छा हम थोड़ा सा 10 दिन आगे कर देते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बेलारूस के जो लोग आए हुए, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। और तो आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट, बट आई थिंक सोल्यूशन जो है वो 3 ऑप्शंस। नंबर 1 खान की कि जी इसको मुलतवी कर दिया जाए, और नंबर 2 हाई कोर्ट वाली सजेशन कि थोड़ा सा मुलतवी भी कर दे और थोड़ी सी जगह भी कोई और ले ले। और तीसरा ये है कि जी नहीं हम तो जा रहे हैं, जितने भी बंदे आते हैं हम जा रहे हैं, और फिर वो जो होगा वो होगा, आप देख ही लीजिएगा क्या होगा। और ये भी कहना कि खान ताकत में आकर किसी से बदला नहीं लेगा। जाहिर है आप भी ये कहते आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी इस खतरे का इशारा करते आए हैं, ये लचक क्या जाहिर कर रही है? हाँ नहीं देखिए, बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया कि दिस वाज द ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि खान साहब के बारे में खान साहब ने खुद इस बात को दोहराया है और फैलाया है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको टांगूंगा। अभी भी वो कहते हैं इनको जेलों में डालें, मुझे बाहर निकालें, और जब मैं अभी भी कहते हैं और इनके लोग भी कहते हैं ये कि इन सबको अडियाला में डालें एंड सो ऑन। तो बात ये है कि ये भी एक किस्म का ऑलिव ब्रांच है कि नहीं नहीं मैं तो बदल जाऊंगा। खान साहब नहीं बदलेंगे, खान साहब ने बदले लेने हैं, अगर ना लेने होते तो यहाँ तक ना पहुंचते और मुकमुका हो जाता अभी तक। ये जो हम बात कहते हैं कि सियासतदानों के साथ मिलके आप भी सियासत करें और रास्ता खोलें अपने लिए, मगर वो नहीं, इनके साथ तो बैठना नहीं चाहते वो। अभी भी वो कहते हैं मैंने इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो मसला तो इनका है, तो मसला तो इनका है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर जमहूरियत कहाँ होगी? फिर अगर बाकी सियासी जमातों को आपने खत्म कर देना है और 1 पार्टी सिस्टम बनाना है, और वो 1 पार्टी सिस्टम जो है वो टोटली फौज के ऊपर डिपेंडेंट होगी,
बिकॉज विदाउट दैट तो वो नहीं कर सकते ना, बिकॉज लोगों का भी सपोर्ट बेस है। अगर वो सिंध में है या पंजाब में है या जहां भी है, तो ऐसे नहीं हो सकता, यू कांट डू दैट। तो वो तो फिर आइन के खिलाफ है सारी बात। मगर वो तो यही चाहते हैं ना, अगर कि मैं ही आई एम दी आइन भी हूँ, जो कुछ है मैं ही हूँ। तो ये भी एक कि जी वो बदला नहीं लेंगे, ये बात कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो अगर नहीं लेंगे तो फिर हकीकत में फिर आए और बैठे सियासतदानों के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करे सारा कुछ। ये नहीं कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। ये तो वही बात होगी कि पहले भी आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के साजिश की थी, जिसके बेसिस के ऊपर आप आए थे। अब आप कह रहे हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक और साजिश करनी है कि इनको निकाले, मुझे फिर लेके आए। और बात यह है कि हुआ ये है कि इन बिटवीन वो दूसरों ने साजिश कर ली है के साथ बैठ तो अब ये सारे बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजिशें कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट अपनी जगह बरकरार है। हाँ, आपस में नहीं सबको बैठते। चाहिए, हाँ आपस में बैठे और तय करें कैसे जाना है। ठीक। मगर ये नहीं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके बैठे हुए हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर आए थे, एस्टेब्लिशमेंट झगड़े कर लिए, बाहर आ गए, अब फिर उनके कंधे के ऊपर बैठ के आना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की कदर मुश्तरक है, यानी जो भी मामला हो उसमें कॉमन फैक्टर इज एस्टैब्लिशमेंट। बहरहाल इस वक्त अफवाहों का बाजार पाकिस्तान में गर्म है कि बाकायदा ड्राफ्ट शेयर हो गए हैं शराइत के, और बहुत जल्द खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तज्जिया आपने जाना सेठी साहब का 24 नवंबर के हवाले से सस्पेंस से बरकरार के ये पानी का बुलबुला साबित होगा दिन, या फिर लावा बनकर फटेगा। बहुत से और एक ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। मुस्तकिल मसला है पाकिस्तान का दहशतगर्दी। अभी तक तो कम अज़ कम यही साबित हुआ है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इस तरह की कार्रवाइयों के बाद भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द किसी बड़े हमले में कामयाब हो जाते हैं सेठी साहब। और ऐसे में जब केपी गवर्नमेंट एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है, हम देख रहे हैं एक वाक़या बन्नू में होता है, वो बहुत अफसोसनाक वाक़या, और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफ़िले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और 38 इज़ द काउंट, जो बहुत अफसोसनाक है। अब एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है जिसमें आर्मी चीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने और हमें काम से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद फिर इस नौयत की कार्रवाई। क्या वजूहात समझते हैं आप वाक़यात में इजाफे की? आयशा, मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है उन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है। बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के ज़माने में जनरल फैज़ हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी ना। वो लोगों को ला के यहाँ बैठा दिया है। इनका ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। वो उल्टा हुआ, उनको जगह मिल गई है, उन्होंने अपनी सेफ हेवन्स बना लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, इन बॉर्डर एरियाज के अंदर, और अब वो अटैक कर रहे हैं। देयर इज नो कंसर्टेड एफर्ट। जैसे पहले किया था, एक ऑपरेशन पूरा हुआ था, तो वो 50,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, मे बी मोर, मे बी 100,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, तो देन दे क्लीन्ड अप दैट एरिया। तो अब बात ये है कि अब कोई इस किस्म की चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है, तो यही आई है ना कि हम बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। और उधर से बलोचिस्तान से कोई प्रोटेस्ट आई है कि यार ये कोई तरीका नहीं, आप पहले भी तो करते रहे हैं। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं, दे आर इन अफगानिस्तान। वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। और वॉर टू अफगानिस्तान इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। तो अब बात यह है कि यू आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना एंड फोकस करना ऑन दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। एक तरफ सेपरेटिज्म टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे,
سوائے پاکستان کے. اینڈ دس از کریٹیکل. 2 reasons. Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. ان کے لیے یہ گیٹ وے بہت امپورٹنٹ. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بیسٹ وے ٹو ڈو دس از ٹو میک انویسٹمنٹس ان پاکستان, تاکہ پاکستان کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو ان دا چائنیز روٹ. تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں. اچھا, وہ انویسٹمنٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, آپ یو آر بینگ ٹارگیٹڈ. اب دیکھیے, جیسے چائنیز بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے لیے ان کی سیکورٹی فورسز میں گیٹ انوالوڈ ان دا پروٹیکشن دیئر آف دیئر اون پیپل, مگر پاکستان کہتا ہے نہیں, ہم کریں گے آپ کی پروٹیکشن. آپ ایک آدھ سپروائزر رکھ سکتے ہیں ہر جگہ جہاں کلسٹر ہے چائنیز کا ورکرز کا, وہاں آپ ایک آدھ بندہ رکھ دیں جو کہ مانیٹر, مگر آپ کی فورسز یہاں نہیں آئیں گی. چائنیز سولجرز ول ناٹ کم ہیئر. اب بات یہ ہے کہ اگر چائنیز سولجرز نہیں آئیں گے تو 2 چیزیں, یا آپ پرووائڈ کریں پاکستانی سولجرز ٹو پروٹیکٹ دا چائنیز wherever they are, اور یا آپ جو لوگ اٹیک کر رہے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں. یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ویسے ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ, اینڈ ڈسگرنٹلمنٹ ہے ایوری ویئر. تو مطلب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, بٹ یو ہیو ٹو ہیو یور پرائیورٹیز رائٹ. اب پرائیورٹیز یہ بلوچوں کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہے, وہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ان کو پیچھے سے انڈیا ہیلپ کر رہا ہے, یا طالبان کو بھی انڈیا دے رہا ہے. تو اب اور انڈیا کے ساتھ مکا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ہم بالکل تیار نہیں ہے. ابھی حال ہی میں چیف صاحب نے ٹھیک ٹھاک کھڑکایا انڈیا کو. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کرکٹ کھیلے آ کے آپ, دوسری طرف آپ ان کو کھڑکاتے ہیں, تیسری طرف وہ آپ کو کھڑکا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جاتے جاتے, دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ. اگر یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو دے شوڈ ہیو سم سیریس تھنکنگ اباؤٹ دس. دیکھیے, سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے امریکہ میں اور گلوبل پالیٹکس میں, وہ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے کور ایشو ہے چائنا, کور ایشو. اور اس نے چائنا کو ریسٹرین کرنا ہے, ریسٹرکٹ کرنا ہے. اب وہ کیا اس کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کیسے کرے گا چائنا کو ریسٹرکٹ؟ ایک تو خیر وہ چائنا کے اوپر ٹریڈ بیریئرز لگائے گا امریکہ, مگر اس سے بھی زیادہ اہم از دا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو, جس کی وجہ سے چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کے ٹینٹیکلز آل اکراس دا گلوب جا رہے ہیں وائا دی اکنامک روٹ. اس کو روکے گا وہ. ایک تو ڈومیسٹک چائنا کی انٹری انٹو امریکہ, اس کو ریسٹرکٹ کرے گا. دوسرا گلوبلی. اب اس کے لیے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو از کریٹیکل. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو روکنے کے لیے پاکستان از کریٹیکل. اگر پاکستان ایک فنکشنل ریاست ہو گئی تو چائنا کو روٹ مل جائے گا, وچ واز چائناز ایم, کہ پاکستان کی ریاست کو اور ملک کو افلوٹ رکھنا ہے. اگر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کی اکانومی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے فار ون ریزن, اگر ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے تو پھر چائنا کا یہ روٹ از سیٹلڈ. ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ کے ذریعے اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, اٹ کانٹ بی سکسیسفل. اور ڈس فنکشنلٹی پاکستان اسٹیٹ کی 3 ایریاز میں ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر جائے, دوسرا یہ کہ معیشت ٹیک آف نہ کرے, تیسرا یہ جو کہ وہ ڈپینڈنسی اب ہو گئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور تیسرا یہ کہ ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو باک ڈاؤن کر دیا جائے. تو یہ ڈس فنکشنلٹی کے 3 ڈائمینشنز ہیں. اگر پاکستان ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہو جاتی ہے, جو میرا خیال ہے کہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ دے ول ٹرائی ٹو میک شیور کہ پاکستان ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہو, تو چائنا جو ہے نا, اس کا جو یہ روٹ ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا, دیٹ ول بیکم انسٹک ان پاکستان. چائنیز آر ویری ورڈ اباؤٹ دس, ویری ورڈ. اینڈ آئی تھنک ون آف دا ایریاز از سیکورٹی. ہم سیکورٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ہماری ساری جو توجہ ہے اٹس آن پالیٹکس, اور پالیٹکس از ان اے ڈیڈ لاک. دیر نیڈس ٹو بی اے بریک ان دس ڈیڈ لاک. دا نیشن ہیز ٹو کم ٹوگیدر to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ notion of dysfunctionality جو ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب آج بات ہو ہی رہی ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر دوں, تاکہ سمجھ آئے کہ یہ ٹیررزم جو ہے is part of a bigger plan, اور آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے.
देखिए यूक्रेन में जो हो रहा है, अब रशिया की क्या है वहां स्ट्रेटजी है, अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूरोपियन स्ट्रेटजी इज कि नेटो पहुंच जाए रशिया के बॉर्डर पे ऊपर, जी। और यूक्रेन इज दी बॉर्डर। रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि 40% के करीब यूक्रेन को कब्जा कर लिया जाए और बाकी रहने दिया जाए, और जो रह जाए उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, ताकि वो डिसफंक्शनल जब हो जाएगा यूक्रेन, जो रह जाएगा वो इट कैनॉट एक्ट एज एन आउटपोस्ट ऑफ नेटो, और डिसफंक्शनल स्टेट कैनॉट बी अ थ्रेट टू रशिया। तो रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। आई मीन दैट इज माई फेयर। और अगर हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास इस वक्त दोस्ती यारी कहीं नहीं रही, अफगानिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, ईरान इज नॉट आवर फ्रेंड, इंडिया इज आवर एनिमी। बाय द वे जो जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान कर रहा है, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ फ्रेंड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ एन एनिमी, बिकॉज इट्स सपोर्टिंग योर एनिमीज एंड इज गिविंग देम रेफ्यूज। तो मैं समझता हूँ कि देयर हैज टू बी सम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन इस्लामाबाद एंड इन पिंडी, and I think Khan Saab has to be part of that, and there has to be a national reconciliation and a national agenda for survival and growth, and तो वो हो नहीं रहा है। खान साहब भी तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है। I think some big things need to happen to protect Pakistan, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब आज भी सोच समझे इस बात को कि there needs to be a bigger strategy than his own strategy of coming back to power. अगर वो समझें तो मेरा ख्याल है then he can reach out to the establishment and to the government, and we can find a way whereby अगले 3 साल में इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, टेररिज्म के ऊपर काबू पा लिया जाए, 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, खान साहब अगर जीतते हैं इलेक्शन जीत के आ जाए, और उस वक्त मोडस ऑपरेंडाई जो है एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, a good relationship with the establishment, and Khan Sahib can come back to power, but not on the basis of इंतकामी कार्रवाई, and not on the basis of जिस किस्म की वो foreign policy हरकतें कर रहे थे, and so on. He needs to be a mature statesman governor now. He can't be a maverick politician जो कि वो पहले थे। नाजुक मोड़ है, नाजुक मामलात हैं, और बड़े ख़तरे के इदराक के लिए बड़ी फैसला साजी की ज़रूरत है। इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी अगले महीने बुला ली गई है। आपने कहा जैसे सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तो देखते हैं कि बालिग नज़री का मुजाहरा किया जा रहा है, क़यादत की जानिब से इन ख़तरात का इदराक वहाँ मौजूद है या नहीं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुल्क के अलावा दुनिया भर से भी क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। शंघाई से, टोरंटो से भी क्वेश्चंस आए हैं। कराची से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर ज़ेब ने पूछा है। हम सुनते हैं जी अमेरिका के पास इस वक्त 30 ट्रिलियन और 32 ट्रिलियन का उनके ऊपर लोन है, तो इतना लोन है वो किसका है, और दूसरा क्या फिर उनको इतने लोन की वजह से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्यों नहीं है, और अगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है तो वो तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, जबकि हमारे पास थोड़ा सा हमारे ऊपर लोन है और हमारे लिए जान पे अजाब बना हुआ है उसके मुकाबले में। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें मैंने एक दफ़ा एक छोटा सा प्रोग्राम सिटी से सवाल में किया था, जिससे ये मैंने बताया था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जे किस किस मुल्क ने लिए हुए हैं और क्यों लिए हुए हैं और उनका क्या हालात हैं। तो इसमें सच है, ये एक ज़माने में लंदन इकोनॉमिस्ट ने एक टेबल शाया किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये सारे मुल्क हैं जिसके अंदर उन्होंने इतने इतने कर्जे लिए हुए। यूरोप ने भी बड़े कर्जे लिए हुए, अमेरिका ने बहुत कर्जे लिए हुए, डिफॉल्ट क्यों नहीं करते। देखिए, सरमायादारी निज़ाम के अंदर कर्जा लेना लाजिम है, कर्जे के बगैर सरमायादारी निज़ाम नहीं चलता। अच्छा, कर्जा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद कर्जे के ऊपर सूद देते हैं और अपनी प्रॉफिट बनाते हैं। ये सिस्टम है सरमायादारी निज़ाम का कि आप बैंक से लोन ले लें, मुल्क से लोन ले लें, लोगों से लोन ले लें, उसको इस ऐसी चीज में डालें कि अगर 100 रुपए का आपने लोन लिया है तो उसके साथ 150 रुपए की आमदन हो उस कर्जे से, क्योंकि दैट्स द पर्पस ऑफ कर्जा। और फिर उसमें से आपने सूद भी देनी है और अपनी जेब में पैसे भी रखने हैं। तो तरक्की इस तरीके से होती है। अच्छा, अब अमेरिका ने बहुत से कर्जे लिए हैं, मगर अमेरिका की तरक्की आप देखें कितनी है। अमेरिका अपने कर्जे लेता है और सारी सूद देता है। डिफॉल्ट होती है जब आप कर्जा ले तो सूद ना दे सके, फिर मसला बन जाता है। अब वो
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جتنے قرضے لیتے ہیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے یا اس کو اس طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں اس قرضے کو کہ وہ ان کے پاس انکم اس سے بنتی ہے اور وہ اپنے سود کے پیسے لوگوں کو واپس کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اور یہ سب سے زیادہ قرضہ امریکہ نے لیا ہوا ہے اور وہ کوئی ایشو نہیں ہے ڈیفالٹ کا، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بڑے ہیں، قرضے کے پیچھے اثاثے بہت سے جس کو وہ کسی وقت بیچ کے قرضے دور کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بڑی مضبوطی ہے۔ ایک تو ان کے پاس تیل کے بڑے وسائل ہیں، ان کے بہت تیل ہے ان کے پاس، اور اب شیل گیس ان کے پاس اتنی ہے کہ وہ سارے دنیا کو بھی چاہیں تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اٹس اے ویری بگ ریسورس دیٹ دے ہیو۔ پاکستان کے پاس کون سی ریسورس جو کہ وہ پلیج کر سکتے ہیں یا جس کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں۔ دوسری چیز یہ، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، کہ دنیا کے سب سے زیادہ گولڈ ریزروز جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور گولڈ کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے امریکن ڈالر از ٹائڈ ٹو دا گولڈ۔ یہ جو بریٹن ووڈز کے بعد جو کہ کانفرنس ہوئی تھی جس کے اوپر یہ سارا کچھ بنا کرنسیز اور ان کی جو پیگ کرنا ہے، تو ڈالر از اے گلوبل کرنسی۔ ڈالر کے پیچھے گولڈ ہے، ڈالر کے پیچھے گیس ہے، ڈالر کے پیچھے آئل ہے، ڈالر کے پیچھے امریکن ٹیکنالوجی ہے، ڈالر کے پیچھے پینٹاگن ہے۔ کیا ہے؟ پینٹاگن، the military industrial complex. The military industrial complex. So اس لیے امریکہ is a امریکہ ڈیفالٹ نہیں کرتا۔ ڈالر از اسٹرانگ، دیٹ مینس فل اسٹاپ۔ اور سو پاکستان جیسے ملک میں پیچھے ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک ریکارڈنگ نکلی تھی، وہ بھی فارغ ہو گئی۔ جج صاحب کے افتخار چودھری صاحب نے اتنا گندا فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ ریکارڈنگ which could have been a big asset for us، وہ صرف 25% ایسٹ رہ گیا ہے۔ 75% جو ہے وہ آپ قرضے جو ریکارڈنگ کے اوپر ڈز لگی ہے آپ کو $6 ارب کی انٹرنیشنل کورٹ میں، وہ آپ دیتے دیتے رہ گئے ہیں، اس میں سے آدھا تو وہ لے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے بھی تو اس قسم کے حالات ہیں۔ وی ڈونٹ ہیو اینی آئل، وی ڈونٹ ہیو اینی ریزروز آف اینی تھنگ۔ تو اب کس کو آپ پلیج کریں گے؟ دیکھیے، جب میں قرضہ لینے جاتا ہوں بینک سے تو بینک کہتا ہے اثاثے کون سے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار وہ میرا گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا کتنے کا؟ میں کہتا ہوں 10 لاکھ کا گھر ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا پھر ایسا ہے 2 لاکھ کا قرضہ دے دینا، 10 لاکھ کا ساڈے والے کر دیں۔ تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان جب پاکستان کے بانڈز فلوٹ ہوتے ہیں دنیا میں تو وہ لون ہی لینے جاتے ہیں نا فرام پرائیویٹ انویسٹرز۔ تو اسی لیے ڈر ہوتا ہے کہ کل کو پاکستان کے پاس اگر پیسے نہ ہوئے ٹو پے دیئر بلز تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ جنک بانڈز بن جائیں گے۔ تو یہ ہے، اسی لیے وی ور ان ڈینجر آف ڈیفالٹنگ۔ اگر IMF نہ آتا تو وی وڈ ہیو ڈیفالٹڈ۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہم نے اپنے بلز پے کرنے بند کر دینے تھے۔ جب بلز پے کرنے اور سود دینے بند کر دیتے جو لوگوں سے لیے ہوئے تو ساری امپورٹس بند ہو جانی تھی، ٹھپ۔ آپ کی ساری اکانومی از ڈیپینڈنٹ آن امپورٹ، ویدر اٹس آئل اور ویدر اٹس گیس، ویدر اٹس فوڈ۔ اب تو اگلے سال تو آپ دیکھیے گا ویٹ بھی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اس سال تو فارمرز نے ویٹ بھی نہیں، ویٹ کی طرف بھی انہوں نے نہیں زیادہ ایکریج دی، وہ پوٹیٹوز اور انینز اور ادھر چلے گئے، ٹماٹر کی طرف چلے گئے۔ وائی؟ بیکاز یو آر ناٹ گیونگ دیم گڈ ریزرو پرائسز اینڈ سو آن۔ تو مطلب دس کرائسس از بیکمنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر انفارچونیٹلی، اینڈ سو یو کانٹ کمپیئر۔ سو اٹس ناٹ اے کوسچن آف ڈیٹ کتنی ہے، ڈیٹ از گڈ بٹ بیڈ ڈیٹ از بیڈ۔ جہاں بیک اپ موجود ہے وہاں بری نہیں ہے، اور جہاں باقاعدہ ایک حکمت عملی سے چلا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی ترقی کے لیے، وہاں برا نہیں ہے ڈیٹ۔ لیکن پاکستان میں اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ نے تفصیل میں جانا۔ رانا نویز صاحب کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا موجودہ صورتحال کے تناظر میں، اور بھی بہت سے سوالات ہمارے پاس رہ گئے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، تو اگلے پروگرام میں انہیں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔